आप सभी ध्यान कर पा रहे होंगे कि मृदा तंत्र स्टार्ट किया था, सॉइल सिस्टम स्टार्ट किया था। तो आज भी हमारी क्लास सॉइल सिस्टम पर ही है, सॉइल सिस्टम पर ही क्लास रहेगी, मृदा तंत्र पर ही क्लास रहेगी दोस्तों। सॉइल सिस्टम की दूसरी क्लास है, सेकंड क्लास है। इस कक्षा में याद कर पा रहे होंगे लास्ट कि मिट्टी के बारे में दो तीन बातें हमने पढ़ी थी, दो तीन बातें। उन दो तीन बातों के बाद आगे चीजों को आज बढ़ाना है, आगे बढ़ाना है। तो सबसे पहले तो आज हम यहाँ पर जैसे लास्ट क्लास में मृदा के घटक, मृदा संगठक आदि पक्षों पर बात की थी, तो आज की चर्चा की शुरुआत होगी मृदा संरचना से, सॉइल स्ट्रक्चर से। तो लिखें सभी के सभी मृदा संरचना, मृदा संरचना। बहुत छोटा और सरल टॉपिक है, छोटे छोटे बहुत सारे टॉपिक से मिलकर बेसिकली ये बना हुआ है। आज की क्लास थोड़ा छोटी जरूर लूंगा दोस्तों, बहुत सारी जगह पर बसंत पंचमी के आज शुभ अवसर की पूजन है, उन तमाम चीजों पर, तमाम जगहों पर आमंत्रित हूं और पहुंचना भी जरूरी है, इसलिए थोड़ा सा आज की क्लास छोटी लूंगा। बट अगर आज क्लास छोटी लूंगा तो कल बड़ी लूंगा, ये भी तय है। आज अगर क्लास 1.5 घंटे के ले रहा हूं तो कल आपकी क्लास 1.5 घंटे से भी छोटी लूंगा, घंटे सवा घंटे की, तो कल आपकी क्लास 3 घंटे लूंगा, पौने 3 घंटे लूंगा। ध्यान रखिएगा। 12 बजे दूसरी क्लास है सुप्रिया, तो उससे पहले ही बेटा हम समाप्त कर देंगे आपकी क्लास, ठीक है, उससे पहले ही समाप्त कर देंगे। तो मृदा संरचना पर आप जानते हैं कि मिट्टी छोटे छोटे असंख्य कणों के समूहन से बनती है, छोटे छोटे असंख्य कणों के समूहन से बनती है, कुछ ऐसे। सॉरी सॉरी दोस्तों, फोन साइलेंट करना भूल गया था। यस। अब ध्यान से दोस्तों, इन असंख्य कणों के समूहन से मिट्टी का एक निश्चित स्वरूप आता है, एक निश्चित आकृति आती है। पर वो स्वरूप एवं आकृति गीली मिट्टी में नहीं, सूखने पर पता चलता है कि आखिर मिट्टी है कैसी, आखिर मिट्टी है कैसी। तो सूखने पर मिट्टी जिस स्वरूप में, जिस आकृति में टूटती है, मिट्टी के कण जिस रूप में दिखाई देते हैं, हम मिट्टी की उसे संरचना कहते हैं, मिट्टी की संरचना कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, इस एग्जांपल के रूप में हमने नाम लिखा कि मिट्टी खंड के रूप में, ब्लॉक्स के रूप में, जिसको हम लोग ढेला बोलते हैं, ढेला और छोटी छोटी ढेलियां, तो मिट्टी किस रूप में प्राप्त हो रही है? ब्लॉक के रूप में। तो हम बोल देते हैं ब्लॉकी सॉइल, ब्लॉकी सॉइल कह देते हैं। मिट्टी छोटे छोटे कणों में प्राप्त होती है तो उसको बोल देते हैं ग्रेनुलर सॉइल, ग्रेनुलर सॉइल। मिट्टी एकदम बारीक पाउडर के रूप में प्राप्त होती है तो उसको बोल देते हैं क्लॉडी सॉइल, क्लॉडी सॉइल। सॉइल स्ट्रक्चर, संरचना का मतलब होता है स्ट्रक्चर। जैसे आप देखो यहाँ और भी कई वर्ग बनेंगे, ये बड़े बड़े ऐसे ढेले होंगे मिट्टी के, इसमें छोटी छोटी ढेलियां होंगी कुछ ऐसी। फिर इसकी बात अगर मैं कहूं तो इसमें छोटे छोटे असंख्य पाउडर होंगे, असंख्य पाउडर होंगे, ऐसा। तो यही बात चलो हमें लिखना दोस्तों, एक एक करके आगे लिखना है। तो मृदा संरचना में डैश देकर लिखें, लिखें मिट्टी असंख्य, मिट्टी असंख्य ठोस कणों का समूहन होती है, असंख्य ठोस कणों का समूहन होती है, ठोस कणों का समूहन। पूर्ण विराम लगा देते हैं, फिर लिखें सूखने पर, सूखने पर विखंडित या टूटे हुए मृदा खंडों, विखंडित या टूटे हुए मृदा खंडों, मृदा खंडों की आकृति या स्वरूप, की आकृति या स्वरूप, स्वरूप मृदा संरचना कहलाती है, मृदा संरचना कहलाती है। पूर्ण विराम लगाएं, लिखें भारत के विविध भागों में, भारत कहें दुनिया कहें, हम दुनिया भी कह सकते हैं, दुनिया के विविध भागों में, विविध भागों में पाई जाने वाली मिट्टी, पाई जाने वाली मिट्टी संरचनात्मक दृष्टि से, पाई जाने वाली मिट्टी संरचनात्मक दृष्टि से निम्नलिखित प्रकार की होती है, निम्नलिखित प्रकार की होती है। नंबर 1 ब्लॉकी सॉइल, ब्लॉकी, सिंपल, ब्लॉक को हम लोग अपने यहां ढेला कहते हैं और ग्रेन्यूल्स को हम लोग धेली कहते हैं, छोटी छोटी धेलियों में बेटा। क्लॉडी में एकदम पाउडर के रूप में हो जाएगी, धूल कणों के रूप में बढ़ जाएगी मिट्टी। तो लिखेंगे ब्लॉकी सॉइल चित्र, ग्रेनुलर सॉइल चित्र, क्लॉडी सॉइल चित्र, ऐसा बनाते जाएंगे। फिर प्लेटी सॉइल चित्र, ये प्लेट्स के रूप में टूट रही है। फिर फ्लैकी सॉइल चित्र, सबके चित्र बनाना है। इसमें प्लेटें बहुत पतली होंगी फ्लैकी में, प्लेट का मतलब पपड़ी, ये प्लेट मत समझिएगा, पपड़ी समझिएगा। जब पतली पतली पपड़ी हो तो फ्लैकी है, जब मोटी पपड़ियां हो तो प्लेटी है। प्रिज्मेटिक सॉइल, प्रिज्मेटिक सॉइल, ऐसे कुछ त्रिकोणीय आकृति में कण टूटेंगे, त्रिकोणीय आकृति में कण टूटेंगे।
ठीक है, ऐसा। तो ये है दोस्तों मृदा संरचना, बस खत्म, इतना छोटा छोटा टॉपिक है। 5-6 संरचना देख लो, ऐसा होता है ऐसे मिट्टी संरचना। ठीक है, बना लिया सबने चित्र ना? सुप्रिया ब्लैक सॉइल का यूज किया। अरे बेटा थोड़ी सांस तो ले ले, जब पढ़ाएंगे तो वैसे भी समझाएंगे। तेरे मस्तिष्क में आ कहाँ गया ब्लैक सॉइल? जब आएंगे टॉपिक में तो बताएंगे, सारे का उपयोग बताएंगे, सारे प्रकार की मिट्टी बताएंगे। अभी एक का नाम नहीं लिया तो ब्लैक कहाँ से? मैं तुझसे पूछता हूँ, चल रेड सॉइल का उपयोग बता, तो बोलोगे कि पता आपने तो अभी पढ़ाया नहीं है। तो हाँ, तो रुक जाओ ना जब तक नहीं पढ़ाया तो। ये तो बहुत नाइंसाफी है बेटा, ये पाप है शिक्षक से इस तरह के प्रश्न करना। जब पढ़ाना ही है तो रुक जाओ। ये संरचना हुई बेटा, बन गया। तो नेक्स्ट होती है, सभी लिखेंगे, मृदा विकास को प्रभावित करने वाले कारक। मृदा विकास को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, मृदा विकास को प्रभावित करने वाले कारक। अब कारक जो अभी थोड़े दिन पहले अभी अपक्षय में पढ़ा है ना, सेम वही रिपीट कर देना है। अभी अपक्षय में पढ़ा था ना, वही अपक्षय वाले कारक को सेम रिपीट कर देना है। ठीक है, देखो चंचल ने लिखा है, सर काली मिट्टी बाल धोने के काम आती है। देखो कितना बढ़िया उपयोग बताया। ठीक है, समझो आगे। नंबर 1, कारक में कौन कौन से? सबसे पहले वही चट्टान संरचना, सारे वही कारक चट्टान। अब इसमें ये जरूर है कि इनको दो कारकों में बांट सकते हैं हम, ऐसे बांट सकते हैं। एक तरफ हम बांट सकते हैं अक्रिय कारक, थोड़ा प्रारूप दूसरा दे सकते हैं, अक्रिय कारक, और दूसरा दे सकते हैं सक्रिय कारक। सक्रिय कारक, प्रारूप थोड़ा भिन्न बन जाएगा। अक्रिय कारक के अंतर्गत वही पहला बिंदु आएगा चट्टान संरचना, चट्टान संरचना। दूसरा बिंदु आएगा बेटा ढाल स्वरूप, ढाल स्वरूप। तीसरा बिंदु आएगा चट्टान संरचना, फिर ढाल स्वरूप। तीसरा बिंदु आता है फिर इसमें समय, समय अवस्था तो नहीं आता, टाइम आता है मेन। सक्रिय कारक के अंतर्गत दो कारक आते हैं, एक तो होती है जलवायु और दूसरा होता है जीव। जीव में दोनों की भूमिका होती है, एक तरफ वनस्पति तंत्र की भूमिका होती है और दूसरी तरफ जंतु वर्ग की भूमिका होती है। ये 5 कारक, 5 यहां एक लिखा था, इसको 2 कर देते हैं। इन 5 कारकों का परिणामी है मिट्टी। 5 कारकों का परिणामी है मिट्टी, इन 5 कारकों का। ठीक है, इन 5 कारकों का परिणामी है आपकी या मिट्टी। ठीक है, लिख दिया सबको। वही ठीक उसी प्रकार से चट्टान मुलायम होगी तो अपक्षय तेजी से होगा तो मिट्टी जल्दी बनेगा, चट्टान कठोर होगी तो अपक्षय नहीं होगा तो मिट्टी नहीं बनेगा, ढाल जहां तेज होगा तो अपक्षय तेज होगा तो मिट्टी बनेगी। मतलब वही सारे कारक, वही बातें बेटा, लिख लो वही बातें केवल जो अभी थोड़े दिन पहले अपक्षय में पढ़ाया, वेदरिंग में पढ़ाया, वेदरिंग एंड इरोजन वाले में सारी बातें वही। वनस्पतियां क्या करेंगी? जड़ों के विकास के क्रम में चट्टानों को तोड़ेंगे तो मिट्टी निर्माण के पदार्थ मिल जाएंगे, लेकिन जब वो जकड़ कर रख लेंगे तो मिट्टी बनने की प्रक्रिया मंद हो जाएगी। जीव क्या करेंगे? चट्टानों को तोड़ेंगे, खोदेंगे, बिल बनाएंगे, अपक्षयित करेंगे तो मिट्टी निर्माण के पदार्थ मिलेंगे। ठीक वही लाइन। जलवायु क्या करेगी? आर्द्र प्रदेशों में रासायनिक वियोजन करेगी तो शुष्क प्रदेशों में भौतिक विखंडन करेगी, भौतिक विखंडन में भी चट्टानें टूटेगी, टूट टूट कर चट्टान चूर्ण बनेंगे और वो चट्टान चूर्ण ही मिट्टी के अंग होंगे। सारी बातें वही, सारी बातें वही। समझ गए आप मेरी बात की नहीं? तो ये है कारक। अब कारक के बाद आता है, बिल्कुल लिख सकते हैं बेटा, पॉइंट पॉइंट लिख सकते हैं बिल्कुल। ठीक है, हाँ ठीक है, बिल्कुल अपर्दन प्रतीक्षा ठीक पूछे बेटा। ये सब पहले लिख चुके हो आप, इसीलिए आज की क्लास थोड़ा छोटी है क्योंकि लिख चुके हो। तो नेक्स्ट आता है मृदा निर्माण की प्रक्रियाएं। क्या होती है? मृदा निर्माण की प्रक्रियाएं, प्रक्रियाएं। इसे आप कह सकते हैं पेडोजेनेसिस। मृदा निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पेडोजेनेसिस कहते हैं, पेडोजेनेसिस कहते हैं, पेडोजेनेसिस कहते हैं। अब मृदा निर्माण की प्रक्रियाओं में सबसे पहली प्रक्रिया क्या है? पहले लिखेंगे अपक्षय। तो लिख दो, पढ़ चुके हैं विस्तार से अपक्षय क्या है। क्या कर चुके हैं? पढ़ चुके हैं। अपक्षय क्या है? अपक्षय पढ़ चुके कि नहीं? अपक्षय के बाद वही अपक्षय, अपर्दन, विरहक्षण, वही सब वो तो आप लिख चुके हो। तो एक तरफ तो ये प्रक्रिया आ गई। अब दूसरी तरफ अन्य प्रक्रियाएं होती हैं जिनको हम ट्रांसलोकेशन के नाम से जानते हैं, ट्रांसलोकेशन के नाम से जानते हैं, जिसमें से दूसरे तरफ की प्रक्रियाएं बेहद महत्वपूर्ण है, प्रीलिम्स की दृष्टिकोण से भी, मेंस की दृष्टिकोण से भी। जैसे एग्जांपल से देता हूं, जैसे मान लो कि सबसे पहले नंबर पर हम बात करें आर्द्र एवं शुष्क प्रदेशों की। तो आर्द्र प्रदेशों में सबसे पहले प्रक्रिया आती है अपवहन की, अपवहन, अपवहन। दूसरे नंबर पर आती है निच्छालन, निच्छालन की प्रक्रिया।
तीसरे नंबर पर आती है दोस्तों, एक तो हो गया अपवहन, दूसरे नंबर पर निच्छालन, तो तीसरे नंबर पर आती है विनिक्षेपण। विनिक्षेपण। अपवहन को हम लोग कहते हैं एलुविएशन, इंग्लिश टर्म बहुत जरूरी है। इसको हम कहते हैं लीचिंग, इसको हम कहते हैं इलुविएशन। पहले तीन प्रक्रियाओं को समझो, ऐसे छोटे छोटे बंचेस को समझेंगे। ठीक है, अब ये क्या कहलाती है, नोटिस करना दोस्तों। जैसे मान लो कि एक ऐसा एक कोई बड़ा सा आर्द्र प्रदेश है, यहाँ मिट्टियां है, इस आर्द्र प्रदेश में मिट्टियां भरी पड़ी है, यहाँ पर कहीं भी मिट्टी तो होगी, ये मिट्टी है। चित्र सारे बनाते चलेंगे, कितने बनाएंगे गड़बड़ हो जाएगा। अब मान लो हुई बारिश, वर्षा हुई, चल आ जाओ भाई बादल, इंद्र देवता तुम्हें लाएंगे और तुम वर्षा करो, चलो ये लो 49 मेघ 49 पवन करते धरती अवनी और सम। तो ये बादलों ने कर दी वर्षा, मिट्टी हो गई ऊपर की परत गीली। मिट्टी की जब ऊपरी परत गीली हुई तो ध्यान से, मिट्टी की ऊपरी परत गीली हुई और मिट्टी में उपस्थित जल के साथ मिलकर जब खनिज तत्व, ध्यान से, मिट्टी में उपस्थित जल के साथ मिलकर जब खनिज तत्व नीचे आते हैं, कौन नीचे आ रहा होता है, खनिज नीचे आ रहे होते हैं, किसके साथ मिलकर, जल के साथ मिलकर। तो इस प्रक्रिया को अपवहन कहते हैं, एलुविएशन कहते हैं। मृदा जल के साथ मिलकर खनिजों का अधोसंचरण, भाषा लिखाऊंगा, चित्र पहले देख लो समझ लो, खनिजों का अधोसंचरण अपवहन कहलाता है, इलुविएशन कहलाता है। अब यहां देखो, खनिजों के साथ साथ विविध प्रकार के कोलाइडल पार्टिकल भी आ रहे हों, खनिज आ रहे हैं और खनिजों के साथ कुछ अखनिज पदार्थ मतलब कोलाइड होते हैं, हल्के तत्व होते हैं, तो तमाम प्रकार के कोलाइड भी आ रहे हैं नीचे की ओर, और नीचे की ओर आते हैं। जब ये दोनों प्रक्रियाएं होती हैं कि खनिज प्लस कोलाइडल पार्टिकल नीचे आते हैं, तो उसे कहते हैं लीचिंग, मतलब LEACHING, उसे लीचिंग कहते हैं। लीचिंग का मतलब निक्षालन कहते हैं। तो तीसरे नंबर पर बारी आती है, यहां सारे के सारे कोलाइडल पार्टिकल आकर इकट्ठा हो गए, खनिज तत्व आकर इकट्ठा हो गए, कोलाइडल पार्टिकल इकट्ठा हुए, खनिज तत्व इकट्ठा हो गए, तो ये इकट्ठा होने की प्रक्रिया कहलाती है इलुविएशन, विनिक्षेपण। बार बार समझाऊंगा, समझना है, चित्र भी देखते चलो, समझते चलो, समझते चलो। जब वर्षा जल के साथ घुलकर मिलकर ऊपरी परत से निचले परत की ओर खनिज आ रहे होते हैं तो उसे अपवहन कहते हैं। खनिजों के साथ साथ कोलाइडल पार्टिकल आदि भी आ रहे होते हैं तो यह प्रक्रिया निच्छालन कहलाती है। निच्छालित या अपवहित पदार्थ जब निचली परत में आकर जमा होते हैं तो इसे विनिक्षेपण कहते हैं, और विनिक्षेपण के कारण यहां पर एक कठोर परत बन जाती है, नीचे कठोर परत बन जाती है, और इस कठोर परत को पान लेयर बोलते हैं, PAN, पान लेयर कहते हैं, पान लेयर कहते हैं। कठोर परत बन जाएगी, नीचे जमा होंगे, जहां जमा होंगे तो कठोर परत बन जाएंगे। ठीक है, ऐसा। तो चलो अब तीनों के बारे में यहां नीचे भाषा लिखाता हूं, एक पैराग्राफ में लिखो कि आर्द्र प्रदेशों में, आर्द्र प्रदेशों में, ध्यान रखना जहां पर आर्द्रता अधिक है वहां की बात करना, तो लिखेंगे आर्द्र प्रदेशों में वर्षा जल के साथ मिलकर, वर्षा जल के साथ मिलकर जब विविध खनिज, वर्षा जल के साथ मिलकर जब विविध खनिज मृदा के ऊपरी संस्तर से निचले संस्तर की ओर, मृदा के ऊपरी संस्तर से निचले संस्तर की ओर संचरित होते हैं तो इसे अपवहन कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, तो इसे अपवहन कहते हैं। ठीक है, पूर्ण विराम लगाओ, फिर लिखो, यदि खनिजों के साथ साथ विविध प्रकार के कोलाइड तत्व भी, यदि खनिजों के साथ साथ विविध प्रकार के कोलाइड तत्व भी अधोसंचरित हो रहे हों, कोलाइड तत्व भी अधोसंचरित हो रहे हों, तो इसे निच्छालन कहते हैं, निच्छालन, लीचिंग, तो इसे निच्छालन कहते हैं। पूर्ण विराम लगाएं, फिर लिखें, अपवहित एवं निच्छालित पदार्थ, अपवहित एवं निच्छालित पदार्थ मिट्टी के निचले संस्तर में आकर, मिट्टी के निचले संस्तर में आकर जमा होते हैं, निचले संस्तर में आकर जमा होते हैं। पूर्ण विराम लगाकर इस प्रक्रिया को विनिक्षेपण कहते हैं, विनिक्षेपण, इलुविएशन कहते हैं। पूर्ण विराम लगाएं, इलुविएशन के दौरान मतलब विनिक्षेपण के दौरान, विनिक्षेपण के दौरान मिट्टी की निचली परत कठोर हो जाती है,
ठीक है, कठोर हो जाती है जिसे जिसे पान लेयर जिसे पान लेयर कहते हैं, पान लेयर कहते हैं। पूर्ण विराम, ये लिख दिया आपने। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट लिखेंगे, आगे आगे भी अभी शब्द आते हैं। तो ये आपने अभी बात समझाई। ओके, अब आगे आते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे और क्या क्या हो सकता है। अब तीन हो चुके, चौथा अब लिखना है इसमें। चौथा, अब शुष्क क्षेत्रों में मान लीजिए आ गए, शुष्क क्षेत्रों में आ गए तो सबसे पहला होता है केशिकीय क्रिया, कैपिलरी एक्शन। केशिकीय क्रिया के दौरान दूसरे एक और बात कर देते हैं, पांचवा नंबर पर बात कर देते हैं, लवणीय या क्षारीयकरण। लवणीय या क्षारीयकरण हो जाएगा। इसी के साथ मिट्टी का कैल्सिफिकेशन होगा, मतलब कैल्सीकरण हो जाएगा, कैल्सीकरण हो जाएगा। अब इन तीन प्रक्रियाओं की बात करनी है। बेसिकली ये बात जरूर याद रखिएगा कि ये तीनों प्रक्रियाएं काम करती हैं शुष्क प्रदेशों में। कहां काम करेंगे? शुष्क प्रदेशों में। पहली तीन प्रक्रियाएं काम कर रही थी आर्द्र प्रदेशों में, ये दूसरी प्रक्रियाएं कहां काम कर रही है? शुष्क प्रदेशों में। शुष्क प्रदेश का मतलब है जहां वर्षा की मात्रा वाष्पन वाष्पोत्सर्जन की दर से कम हो। प्रेसिपिटेशन इज लेस देन इवेपोट्रांसपायरेशन। इवेपोट्रांसपायरेशन का मतलब होता है वाष्पन वाष्पोत्सर्जन। प्रेसिपिटेशन इज लेस देन मतलब वर्षा की मात्रा वाष्पन वाष्पोत्सर्जन से कम है। यहां प्रेसिपिटेशन इज ग्रेटर देन इवेपोट्रांसपायरेशन। दोनों मतलब अलग अलग, दोनों मतलब अलग अलग। ठीक है, ऐसा होता है। जहां पर वर्षा अधिक मात्रा में होता है, सही मामले पर दोस्तों, वहां पर बड़े बड़े वृक्ष लहराते हुए आपको मिलेंगे, बड़े बड़े वृक्ष लहराते हुए, बड़े बड़े पेड़ मिलेंगे आपको। लेकिन जहां वर्षा की मात्रा कम होगी वहां घास फूस मिलेगी, ये पहचान है, घास फूस मिलेगी वर्षा की मात्रा कम। अब सूर्य की किरणें यहां तीक्ष्ण है, सूर्य की किरणें तीक्ष्ण मतलब वाष्पन वाष्पोत्सर्जन की दर उच्च है। अब देखो हुआ क्या कि जब मिट्टी की ऊपरी परत हो गई ड्राई, ऊपरी परत कैसी हो गई? ड्राई, और निचली परत है वेट, मतलब टॉप सॉइल ड्राई है और सब सॉइल वेट है, तो जल संतुलन के उद्देश्य से जल पतली पतली केशिकाओं के माध्यम से ऊर्ध्व संचरित होता है। जब जल केशिकाओं के माध्यम से ऊर्ध्व संचरित हो रहा होता है, ऊपर की ओर जा रहा होता है, तो इस क्रिया विधि को ही कहते हैं कैपिलरी एक्शन। कैपिलरी एक्शन कहते हैं, केशिकीय क्रिया कहते हैं। जल ऊपर की ओर जाता है। प्रैक्टिकल अगर किया होगा आप लोगों ने, जब पतली केशिका हम पानी में डालते थे तो पानी ऊपर की ओर उस केशिका में चढ़कर आ जाता था। प्रैक्टिकल किया होगा आप लोगों ने, तो ये होता है कैपिलरी एक्शन। कैपिलरी एक्शन के दौरान क्या होता है कि प्रचुर मात्रा में दोस्तों लवण तत्व एवं क्षार तत्व जल के साथ घुलकर आते हैं, और ये जल के साथ घुलकर ऊपर आते हैं। तो बेसिकली हुआ क्या कि ये लवण एवं क्षार तत्व तो ऊपर पड़े रह गए और पानी ऊपर आया, सूर्य किरणों के प्रभाव से वाष्पित हो गया। ये लवण एवं क्षार तत्व है, लवण एवं क्षार तत्व है। ये बेसिकली कैल्शियम के लवण हो सकते हैं, सोडियम के लवण हो सकते हैं, पोटेशियम के लवण तत्व हो सकते हैं। तो लवण एवं क्षार तत्व तो पड़े रह जाते हैं, पानी फिर से वाष्पित हो गया। धीरे धीरे लंबे समय में दोस्तों मिट्टी में इन लवणों की अधिकता हो जाती है, इन लवणों की या क्षार तत्वों की अधिकता होती है, तो उसे कहते हैं एल्कलाइन सॉइल। क्या कहते हैं उसे? एल्कलाइन सॉइल। और इसी प्रक्रिया को लवणीयकरण या क्षारीयकरण कहा जाता है। ठीक है, ऐसा दोस्तों एक तो है। अब कैल्सिफिकेशन क्या होता है? बेसिकली इन क्षेत्रों में जहां घास होती है, घास की जड़ों की अपनी विशेषता है, घास की जड़ें यहां पर फैली हैं। घास की जड़ें क्या करती हैं कि मिट्टी के आसपास के कैल्शियम को खींचकर अपने पास संकेंद्रित कर लेती हैं। फिर से, आसपास के कैल्शियम को घास की जड़ें खींचकर अपने जड़ों के आसपास संकेंद्रित कर लेती हैं, इकट्ठा कर लेती हैं। तो मिट्टी के ऊपरी परत में इस प्रक्रिया से कैल्शियम की अधिकता होने लगती है। जब मिट्टी की ऊपरी परत कैल्शियम की प्रचुरता वाली हो जाती है तो इस प्रक्रिया को कैल्सिफिकेशन कहते हैं, कैल्सीकरण कहते हैं। तो यही बात मुझे लिखानी है, लिखो सभी के सभी। इस शुष्क प्रदेशों में मृदा के ऊपरी परत के सूखने पर निचली आर्द्र परत का जल पतली केशिकाओं के माध्यम से ऊर्ध्व संचरित होने लगता है, जिसे केशिकीय क्रिया कहते हैं, पूर्ण विराम। लिखे केशिकत्व के दौरान, धन्यवाद है बेटा। केशिकत्व के दौरान जल में घुले हुए लवण एवं क्षार तत्व तो मिट्टी की ऊपरी परत में शेष बचे रह जाते हैं, जबकि जल मिट्टी के ऊपरी परत में शेष बचे रह जाते हैं, जबकि जल वाष्पित हो जाता है
अर्थात लवण एवं क्षार तत्वों की मात्रा, अर्थात लवण एवं क्षार तत्वों की मात्रा क्रमशः बढ़ने लगती है। लवण एवं क्षार तत्वों की मात्रा क्रमशः बढ़ेगी दोस्तों, क्रमशः बढ़ने लगती है। इस प्रक्रिया को ही लवणीयकरण कहते हैं। इस प्रक्रिया को ही लवणीयकरण कहते हैं। लवणीयकरण, ठीक है, ये लवणीकरण की प्रक्रिया। पूर्ण विराम लगाइए, फिर पैरा चेंज करो, चाहो तो पैरा चेंज करो और लिखो कि अर्ध शुष्क घास के मैदानों में, अर्ध शुष्क घास के मैदानों में पाई जाने वाली घास मिट्टी में उपस्थित कैल्शियम जैसे तत्वों को, मिट्टी में उपस्थित कैल्शियम जैसे तत्वों को अपने जड़ों के आसपास संकेंद्रित कर लेती है। अपने जड़ों के आसपास संकेंद्रित कर लेती है, जिससे अपनी जड़ों के आसपास संकेंद्रित कर लेती है, जिससे मिट्टी का स्वरूप कैल्शियम की प्रचुरता वाला हो जाता है। प्रचुरता वाला होता है। पूर्ण विराम। यह प्रक्रिया ही कैल्सीकरण कहलाती है। कैल्सीकरण कहलाती है। पूर्ण विराम। अब ये बातें आपने लिखा। अब फिर से दो तीन बातें लिखते हैं। दो तीन बातों में फिर से उधर कितना हुए थे शब्द देख लेता हूं मैं, 6। तो इधर अब 7वें नंबर पर मैं लिखता हूं ह्यूमिफिकेशन। इंग्लिश में शब्द लिख देता हूं, ह्यूमिसीकरण बोलते हैं वैसे, पर ह्यूमिफिकेशन, ह्यूमसीकरण कहते हैं, इंग्लिश में शब्द लिख देते हैं। ये 7वां नंबर था। ये 8वां नंबर, इसको कहते हैं मिनरलाइजेशन। तो 9वें नंबर की बात करते हैं, मिलेनाइजेशन। 3 शब्द फिर से आपको मिल गए। 3 शब्द। एक है शब्द ह्यूमिफिकेशन, मतलब ह्यूमसीकरण, खनिजीकरण एवं मिलैनीकरण। 3 शब्द है। अब इन 3 शब्दों को समझो। मान लो कि एक पेड़ था और उसकी पत्ती या डाली टहनी कुछ टूटी और टूटकर कुछ इस प्रकार से पड़ी हुई है। हो गया? अब यहां समझना, ताप, दाब, धूप, मतलब जो भी समझो, आदि के प्रभाव से सबसे पहले ये पत्ती छोटे छोटे टुकड़ों में टूटी। ये पत्ती कुछ ऐसे टुकड़ों में टूट गई। ये पत्ती के छोटे टुकड़ों में टूटने की प्रक्रिया को सबसे पहले कहते हैं भौतिक विखंडन। इस पत्ती का भौतिक विखंडन हुआ, फिजिकल डिसइंटीग्रेशन हुआ। ठीक वैसे देखो, बाग बगीचों में पड़ी हुई पत्ती धीरे धीरे टूटती है। अच्छा, 9वां बिंदु है। ठीक है बेटा, मैं भूल गया था। ठीक है, 9वां, एक बच्चे ने याद दिलाया। ठीक है अखिलेश बेटा। अब इसी पत्ती में आर्द्रता की उपस्थिति में जो छोटे छोटे असंख्य सूक्ष्म जीव होंगे, वो असंख्य जीव क्रियाशील होकर इसे अपघटित कर रहे होंगे। इस पत्ती को असंख्य सूक्ष्म जीव इन छोटे टुकड़ों को अपघटित कर रहे होंगे, वियोजित कर रहे होंगे, अपघटित या वियोजित कर रहे होंगे असंख्य सूक्ष्म जीव। तो भौतिक विखंडन के साथ साथ क्या शुरू होता है दोस्तों? रासायनिक वियोजन होता है। ये प्रक्रिया रासायनिक वियोजन की करते हैं बेसिकली सूक्ष्म जीव करते हैं। रासायनिक वियोजन की प्रक्रिया माइक्रोब्स करते हैं, सूक्ष्म जीव करते हैं, जबकि भौतिक विखंडन की प्रक्रिया ताप, वर्षा जल आदि विविध प्रकार के तत्व, ये सब करते हैं, विविध तत्व करते हैं। अब इन दोनों प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप ये जो पत्ती है ये बन जाती है लुगदी, एकदम लुगदी बन जाएगी दोस्तों। ये लुगदी नहीं कहलाती, बल्कि इसको कहते हैं टेक्निकल भाषा में डफ। ठीक है, क्या कहलाती है ये? डफ कहलाती है, लुगदी नहीं कहते, एकदम पल्प बन जाएगी ये। सपोज समझो कि आपने पत्ती को अपघटित करके उसका पल्प बना दिया, डफ बन जाती है। ये डफ धीरे धीरे इन प्रक्रियाओं की पूर्णता के साथ कन्वर्ट हो जाता है जिस कार्बनिक तत्व में, उसको कहते हैं ह्यूमस। डफ किसमें बदल जाता है? ह्यूमस में। ह्यूमस 2 प्रकार का होता है, एक मॉर ह्यूमस और एक मल ह्यूमस। मल ह्यूमस बेसिकली मेच्योर होता है और ये इमेच्योर होता है। पूरी बात जो बोर्ड में लिखा हूं, हर एक लाइन हर एक शब्द लिखना। सबसे पहले पत्तियों का क्या होगा? भौतिक विखंडन होगा। भौतिक विखंडन के बाद रासायनिक वियोजन होगा। रासायनिक वियोजन कौन करेगा? सूक्ष्म जीव करेगा। भौतिक विखंडन कौन करेगा? ताप, दाब, वर्षा, जल, वायु आदि के प्रभाव से होगा।
बिल्कुल खाद बन जाएगा बेटा। जिसको तुम खाद कह रहे हो ना पीयूष, वही है ये ह्यूमस, वही है। एक जैविक खाद है, बन गई है दोस्तों। गोबर की खाद बन गई, मान लो गोबर था पत्ती की जगह पर, गोबर की खाद बन गई है मान लो तुम। ह्यूमस अपने आप में एक खाद है, कंपोस्ट है अपने आप में ह्यूमस, बन गया ये। अब यही ह्यूमस, मॉर या मल ह्यूमस, ये ह्यूमस बेसिकली इससे, इस ह्यूमस से प्राप्त होते हैं जैविक खनिज, बायोटिक मिनरल। इससे क्या प्राप्त होते हैं, इसे यहां मैं लिख देता हूं, प्राप्त होते हैं। क्या प्राप्त होता है, जैविक खनिज। जैविक खनिज मतलब जैव तत्वों में उपस्थित खनिज। अब इस पत्ती में जो कुछ भी होगा, मान लो इस पत्ती में विविध प्रकार के मिनरल्स मिले हुए हैं, होते हैं, इसमें पोटेशियम होगा, इसमें कैल्शियम होगा, इसमें आयरन होगा, ये सब चीजें मिलेंगे फिर से। ये मिल जाएंगे किसमें, खनिज मिट्टी में मिल जाएंगे। खाद से ये सारे खनिज किसमें मिल जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे। नाइट्रोजनी खनिज मिल जाएंगे, कैल्शियम के खनिज मिल जाएंगे, जिंक मिल जाएगा, ये सारे खनिज मिल जाएंगे किसमें, मिट्टी में। तो ह्यूमस के माध्यम से मिट्टी में जैविक खनिजों की आपूर्ति को ही मिनरलाइजेशन या खनिजीकरण कहते हैं। फिर से बोलता हूं, ह्यूमस के माध्यम से, यहां पर इसमें लिख देंगे, ह्यूमस के माध्यम से, ह्यूमस के माध्यम से मिट्टी में, मिट्टी में जैविक खनिजों की आपूर्ति, आपूर्ति को को खनिजीकरण कहा जाता है, खनिजीकरण कहा जाता है। ठीक है, ठीक है बेटा, खनिजीकरण मतलब मिनरलाइजेशन कहा जाता है। अब आगे लास्ट बात, मिलाइनीकरण क्या है, जो मिलाइनाइजेशन लिखा, मिलाइनीकरण क्या है, तो लिखेंगे ह्यूमस या कार्बनिक तत्वों की आपूर्ति की वजह से, ह्यूमस या कार्बनिक तत्वों की आपूर्ति की वजह से, आपूर्ति की वजह से मिट्टी का रंग, मिट्टी का रंग गहरा या काला, गहरा या काला दिखाई देने लगता है, दिखाई देने लगता है, जिसे, जिसे मिलानीकरण कहा जाता है, मिलानीकरण कहा जाता है, कहा जाता है। पूर्ण विराम। फिर लिखेंगे वनस्पतियां मिट्टी में उपस्थित, कोमल बटेजा, ह्यूमस ही बोलते हैं बेटा, वनस्पतियां मिट्टी में उपस्थित इन्हीं जैविक खनिजों का उपयोग, इन्हीं जैविक खनिजों का उपयोग, इन्हीं जैविक खनिजों का उपयोग, उपयोग अपने विकास में सरलता से करते हैं, अपने विकास में सरलता से करते हैं, पूर्ण विराम, पूर्ण विराम। तो अब नेक्स्ट दो बिंदु और लिखता हूं, दो बिंदु और लिखता हूं। ठीक है, दो बिंदु और कौन से लिखूंगा, 9 था ना, तो अब यहां हमने लिखा 10वां बिंदु और 11वां बिंदु। ठीक है, 10वें बिंदु के रूप में लिखता हूं मैं पीट, पीट सॉइल जेनेसिस, पीट सॉइल जेनेसिस, पीट मिट्टी निर्माण, है ना। तो दूसरे नंबर पर आता है चिलेशन कहलाता है, चिलेशन, चिलेशन कहलाता है, चिलेशन। चिलेशन को हिंदी में भी चिलेशन ही बोलते हैं, इसको पीट निर्माण बोलते हैं, हिंदी भी वही, कुछ अलग शब्द नहीं। ये प्रक्रिया कार्य करती है दलदलों में, दलदलों में, जहां जहां जल जमाव होता है, जहां जल का जमाव होता है, जल जमाव पाया जाता है, जहां जल, दलदलों में जहां जल जमाव पाया जाता है, वहां होती है। यह प्रक्रिया होती है ठंडे क्षेत्रों में, मतलब जहां पर शीतार्द्र प्रदेश है, मतलब ठंडा है और आर्द्रता ज्यादा है, शीतार्द्र प्रदेश में। पहले, सबसे पहले इस प्रक्रिया को लिखता हूं, पीट मिट्टी निर्माण की प्रक्रिया को लिखे, जल जमाव वाले क्षेत्रों में, जल जमाव वाले क्षेत्रों में, जल जमाव वाले क्षेत्रों में क्या होता है दोस्तों, जहां पानी भरा है, तालाब आदि में, उसकी नीचे मिट्टी की बात करना है। तो जल जमाव वाले क्षेत्रों में मिट्टी में उपस्थित सूक्ष्म जीव, मिट्टी में उपस्थित सूक्ष्म जीव, मिट्टी में उपस्थित सूक्ष्म जीव अवायुवीय श्वसन करते हैं। एनारोबिक रिएक्शन जिसको आप लोगों ने पढ़ा होगा, अवायुवीय, क्योंकि पानी भरा तो वहां वायु कहां है, अवायुवीय श्वसन करते हैं, अवायुवीय श्वसन करते हैं। पूर्ण विराम लगाकर लिखो, ऐसी परिस्थिति में निर्मित मिट्टी, ऐसी परिस्थिति में निर्मित मिट्टी पीट मिट्टी कहलाती है, तथा
कौन सी मिट्टी कहलाएगी? ये पीट मिट्टी कहलाती है। तथा निर्माण की प्रक्रिया पीट फॉर्मेशन या पीट जेनेसिस, तथा निर्माण की प्रक्रिया पीट जेनेसिस कहलाती है। क्या कहलाती है? पीट जेनेसिस कहलाती है। पूर्ण विराम। देखो इस मिट्टी में भी कार्बनिक तत्वों की प्रचुरता होती है, कार्बनिक तत्वों की प्रचुरता होती है, जिसकी वजह से इसका रंग गहरा नीला होता है, गहरा नीला होता है। पूर्ण विराम। अब चिलेशन क्या है? चिलेशन में दोस्तों मैंने बताया ठंडे क्षेत्रों में और आर्द्र क्षेत्रों में होता क्या है, आपको बता दूं कि यहां आप जानते हैं यहां जो वनस्पतियां पाई जाती है बेसिकली वो कोनिफेरस वेजिटेशन होती है, शंकुधारी वनस्पतियां होती है। इन शंकुधारी वनस्पतियों के निडिल मतलब कुल मिलाकर कहें कि पत्तियों में एक विशेष प्रकार का वैक्सी मटेरियल पाया जाता है। वैक्स एकदम ऐसा लगे जैसे मोमदार पदार्थ हो। जैसे कभी आप कोई क्रिसमस ट्री की छोटी सी पत्ती को तोड़ना और ऐसे मसलना तो लगेगा चिपचिपा रहा है, तो वैक्सी मटेरियल होता है। इनसे जो निकलता है वैक्सी मटेरियल, इनकी उपस्थिति में यहां उपस्थित सूक्ष्म जीव होता है, सूक्ष्म जीव सक्रिय होकर एक विशेष प्रकार का रसायन बनाता है जिसे बोलते हैं चिलेट। क्या बनाता है? चिलेट रसायन बनाता है। फिर से बोलूंगा, ठंडे आर्द्र प्रदेशों में शंकुधारी वनस्पतियों की पत्ती में पाए जाने वाले वैक्सी मटेरियल, मोमदार पदार्थ की उपस्थिति में यहां उपस्थित सूक्ष्म जीव रासायनिक प्रक्रिया के दौरान एक विशेष रसायन का उत्सर्जन करता है जिसे हम कहते हैं चिलेट। तो चिलेट उत्सर्जन की प्रक्रिया ही चिलेशन कहलाती है। तो हम क्यों पढ़ते हैं चिलेशन? तो ध्यान रखना, चिलेट रसायन की उपस्थिति में यहां जो उपस्थित होते हैं धात्विक खनिज, कौन से खनिज होते हैं? धात्विक खनिज यह आसानी से सक्रिय होते हैं या तीव्रता से सक्रिय होकर एक विशेष प्रकार का ऑक्साइड बनाते हैं जिसको कहते हैं सेस्क्यू ऑक्साइड। एक विशेष प्रकार का ऑक्साइड बना देते हैं जिसे हम कहते हैं सेस्क्यू ऑक्साइड, और यह सेस्क्यू ऑक्साइड जल में घुलकर निच्छालित हो जाते हैं, तो ये पूरी प्रक्रिया कहलाती है चिलेशन। तो लिखेंगे ठंडे एवं आर्द्र प्रदेशों में घटित होने वाली ठंडे एवं आर्द्र प्रदेशों में घटित होने वाली इस प्रक्रिया में सूक्ष्म जीव एक विशेष प्रकार का जैव रसायन उत्सर्जित करते हैं जिसे चिलेट कहते हैं। पूर्ण विराम लगाएं। लेकिन इस रसायन की उपस्थिति में धात्विक खनिज सक्रिय होकर एक विशेष प्रकार का ऑक्साइड बनाते हैं। ऑक्सीजन की कमी में भी ये ऑक्साइड बनते हैं ना, एक विशेष प्रकार का ऑक्साइड बनाते हैं जिसे सेस्क्यू ऑक्साइड कहते हैं। पूर्ण विराम लगाएं, पैरा चेंज करेंगे। लिखें कि आर्द्रता की वजह से यह ऑक्साइड सेस्क्यू ऑक्साइड जल में घुलकर निच्छालित हो जाते हैं, जिससे मिट्टी की ऊपरी परत में सिलिका की अधिकता हो जाती है। इसलिए इस प्रक्रिया का, ममता मोस्ट वेलकम बेटा, इस प्रक्रिया को सिलिकेशन भी कहते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सिलिकेशन भी कहते हैं। फिर से यहां पर 3 बिंदु मैंने लिख दिए, 10, 11, 12। तो क्या कहलाती है प्रक्रिया? सिलिकेशन भी कहलाती है। फिर दोस्त रफी मोस्ट वेलकम बेटा, शुभाशीष। ठीक है, तो क्या हो गया यहां पर? यह सिलिकेशन की प्रक्रिया हो गई। ये इतनी मुख्य प्रक्रियाएं काम करती हैं मिट्टी निर्माण में। इसके अलावा 2 प्रक्रियाएं और हैं जिनकी कल बात करेंगे, वो डिटेल है, आज नहीं बात करेंगे। आज थोड़ा सा फुर्सत कम है बेटा मेरे पास, कल आपका समय बढ़ाकर उनको पूरा कर लेंगे। उनमें से एक प्रक्रिया पोर्टजोलाइजेशन की है, तो एक प्रक्रिया लेटरलाइजेशन की है। अगर इतनी बातें आपने आसानी से समझ लिया तो वहां पर ध्यान रखना, इतनी बातों को रिवीजन जरूर करना। तो कल की प्रक्रिया जो पोर्टजोलाइजेशन और लेटरलाइजेशन की आएगी उसे बड़ी आसानी से समझ लेंगे। तो फिर कल की क्लास अपने लिए बहुत